वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आज बड़ा दिन था, बीजेपी को दिल्ली का मुख्यमंत्री मिल चुका है, रेखा गुप्ता की शपथ हो चुकी है। खबर इस वक्त की एनडीए की बैठक के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी दिल्ली के इंपीरियल होटल अभी पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये लंच दिया गया है बीजेपी की तरफ से। आज एनडीए के सहयोगियों को आज आमंत्रित किया गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ के लिए, और उसके ठीक बाद, बल्कि इनफैक्ट वहीं वेन्यू से ही, रामलीला मैदान से यहाँ की ओर सब लोगों ने प्रस्थान किया है इंपीरियल होटल के लिए। प्रधानमंत्री अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। एनडीए के सारे सहयोगी आए हुए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हुए हैं, उत्तर पूर्व से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी पहुँचे हैं इंपीरियल होटल पर। अब ये सवाल, ये शिष्टाचार की एक बस लंच है या इसमें कोई बातचीत भी हो पाती होगी? तो विजय जी ने अटेंड किए होंगे ऐसे फंक्शन, बता सकते हैं? एक औपचारिकता तो है कि जब सब चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया तो एक लंच वहाँ पर रहे, और एनडीए की सब बैठक है तो ये हालचाल भी पूछे भाई सब ठीक ठाक है ना, तो वो भी एक अच्छा यहाँ पे शिकायत करने लगे तो? शिकायत करने नहीं तो वो भी, उसका भी कुछ निपटारा किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी कहें किसी को कि भाई इस बात को देखिए कि क्या काम हो रहा है, और औपचारिक तौर पर भी सब लोग मिलते हैं तो ये बेहतर होता है कि सबसे बातचीत हो और हालचाल पूछी जाए। उनको शिकायत मीटिंग होती थी? हाँ, एनडीए की मीटिंग नहीं होती थी। अब फिर वहीं पर आप आ जाएंगे 240 पर। कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको अच्छे तरीके से नहीं, गंभीरता से बैठक होती है प्रधानमंत्री मोदी के। इसमें जितने भी एनडीए की बैठक होती है वो आगे के लिए से चर्चा होती है, सभी विषयों पर चर्चा होती है। चंडीगढ़ में उन्होंने एक वर्किंग लंच रखा था, ये वैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, और इसमें तो बैठक होगी, सभी चर्चा होगी, जो बजट आया उसको लेके चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी के जो विदेश जो रहा हुआ है उसमें क्या रहा, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी के सक्सेसफुल विदेश दौरे का भाषण होता होगा। ऐसे में भाषण होता होगा? नहीं, भाषण मतलब प्रधानमंत्री बोलते हैं, सब बैठे रहते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं तो वो जवाब देते हैं, किसी बात को लेकर चर्चा होती है, गठबंधन में कोई चर्चा होती है उसको लेकर चर्चा होती है, किसी मुख्यमंत्री को। क्या हाल चल रहा है एनडीए का आजकल? ठीक है सर जगह? नहीं, बिल्कुल अच्छा है एनडीए, और अभी लगता है कि आने वाले दिनों में एनडीए का विस्तार भी होगा कुछ इसमें। तो महाराष्ट्र में खटपट होती रहती है, नहीं वो स्थानीय लेवल का हमने इतना डिस्कस किया अभी। नहीं, आजकल खुश है कि नहीं है? कुछ नहीं, वह बिल्कुल खुश है, और देवेंद्र फडणवीस का कल ही बयान आया कि भाई किसी तरह का विवाद नहीं। देखिए, जो विवाद की बात चल रही थी कि सिक्योरिटी कम कर दी गई है विधायकों से, तो वह विधायकों को सिक्योरिटी तब दी गई थी जब शिवसेना टूटी थी, और उस समय जब कहा गया था कि वो आएंगे तो उनके साथ शिवसेना का मारपीट कर सकते, तो उस समय उन्हें सुरक्षा दी गई थी। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने पिछले बार भी कहा था कि नई सरकार आएगी तब उसका समीक्षा करेंगे, और समीक्षा में आया है कि इन विधायकों को जरूरत नहीं है। कई सांसद चुनाव हार गए शिवसेना के, अब उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है। एनसीपी से बहुत लोग कह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल इंतजार करें, कितना इंतजार करें मंत्रिमंडल में आने के लिए? ये बिल्कुल बात सही है कि लगातार अजित पवार चाहते हैं कि उनके एक कैबिनेट मंत्री दिया जाए, क्योंकि एक ही सांसद है उनके पास। हाँ, दिल्ली में उनके पास सुनील तटकरे एक ही सांसद है, उनकी बेटी महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री है, अदिति तटकरे कैबिनेट मंत्री है। तो अब सुनील तटकरे तो मंत्री बनेंगे नहीं, प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा सांसद है। तो अब जब जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन किया है, क्योंकि पहले तो एक ही उनको विधायक सांसद मिला था, अब जिस तरीके से विधानसभा में अजित पवार का प्रदर्शन रहा है, और मुझे लग रहा है जिस तरीके से अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक कैबिनेट दिया जाए। हालांकि अब उनको एमओएस बनाते हैं क्या कैबिनेट, एमओएस का प्रस्ताव तो पहले था जिसे स्वीकार नहीं किया था अजित पवार ने, तो हो सकता है वो बन जाए। ये भी कहा जा रहा है कि अजित पवार चाहते हैं कि उनकी वाइफ जो राज्यसभा सांसद बन गई है उनको भी कोई जिम्मेदारी दी जाए। रेखा जी यहाँ भी हैं आगे, बिल्कुल पार्टी प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए इंपीरियल होटल पहुंच चुके हैं, और अंदर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं गृह मंत्री हैं, बाकी सारे नेता मंत्री हैं वहां पर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के इस बैठक में पहुंचने को लेकर के। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? देखिए, एक तो ये कि एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में बना, आज तक चल रहा है, तो ये भारत का तो सबसे बड़ा लंबे समय तक चलने वाला गठजोड़ है। बीच में जरूर ऐसा लगा कि क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह युग में सहयोगी टूट टूट कर भाग रहे हैं, लेकिन वो सब अब पुराने जमाने की बातें हो गई। अब देखिए, ये तो चूंकि दोबारा ये फोटो अपॉर्चुनिटी हो रही है एनडीए के लोग जो है, लेकिन ये बड़ा कार्यक्रम क्या है, इतना बड़ा पीछे बैकड्रॉप दिया गया है, और सारे एनडीए के सहयोगी एक साथ जो है तस्वीर खिंचा रहे हैं, एक फोटो अपॉर्चुनिटी। बगल में उनके चंद्रबाबू नायडू खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल, क्योंकि मेरे ख्याल सबसे सीनियर ही है एनडीए एलायंस में, एनडीए के संयोजक रहे। और एनडीए की खास बात रही है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने संयोजक का बात अपने पास नहीं रखा। पहले जॉर्ज फर्नांडिस रहे, उसके बाद शरद यादव रहे, जॉर्ज फर्नांडिस के बाद शरद यादव के बाद चंद्रबाबू नायडू एनडीए के संयोजक बने, जब तक वो एनडीए से अलग नहीं हुए। तो मुझे लग रहा हो सकता है कोई नया संयोजक भी एनडीए आने वाले समय में। नीतीश जी होते तो वो भी मोदी जी के बगल में खड़े होते, बिल्कुल बगल में खड़े, सहयोगियों को सम्मान देने से इसको यूं भी समझ आए तो
नहीं, वो तो खैर प्रगति यात्रा में है, उनको प्रगति की जरूरत है भी, लेकिन मूल बात क्या है कि उन्होंने 2 अपने प्रतिनिधि भेजे। जो मैं कह रहा हूं कि एक तो ये तस्वीर है जिसमें आपको ग्रैंड एनडीए अलायंस दिखता है, दूसरी एक तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान के मंच पर पहुंचे शपथ ग्रहण वाला, वो बड़ी रोचक है। अजीत पवार एकनाथ शिंदे से मिलते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी से सिर्फ हाथ मिलाते हुए हाथ जोड़े आगे बढ़ जाते हैं। यानी जहां जहां उनके सहयोगी हैं, भाई अपनी पार्टी का नेता उससे सार्वजनिक तौर पर मिलकर क्या करना। देवेंद्र फडणवीस से तो जो आप कह रहे हैं कि वो जो नाराजगी, शिकायत, दूसरी चीजें होती हैं वो उनको भी पता है। वो पवन कल्याण से मिलते हैं तो उनको पता है कि साउथ में उनको एक हिंदुत्व का नया एक झंडा बरदार मिल गया है। वो जब चंद्रबाबू नायडू से मिलते हैं, वो जब ललन सिंह और संजय झा से मिलेंगे, तो नरेंद्र मोदी को यह पता है कि ये जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है इसका मतलब क्या है और कौन सा संदेश कैसे देना है। और एक चीज और मैं कहूं, जब हम कहते हैं कि बैठक कब कितनी हुई, प्रधानमंत्री जब जिस राज्य में जाते हैं उनके सहयोगी के साथ अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है। ये लगभग हर राज्य में एक नियम। अच्छा, विपक्ष आपको बताता है कि जो सहयोगी नरेंद्र मोदी की मजबूरी है ये सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार। आप जरा इसको रिवर्स करके सोचिए, दोनों के लिए भी है वो। जितनी तारीफ चंद्रबाबू नायडू करते हैं नरेंद्र मोदी की, उतनी कोई और नहीं करता। चंद्रबाबू नायडू हिंदुत्व की बात करने लगे और नीतीश कुमार की पार्टी वक्फ बिल का समर्थन करने लगे। अरे मैं तो कह रहा हूं जीतन राम मांझी गंगा नहाने लगे। बिल्कुल, जीतन राम मांझी जी जो ढेर सारे बयान दिया करते थे, वो महाकुंभ में गंगा नहाया, कहें जिसको जो सोचना समझना हो कर ले। जीतन राम मांझी तो नहा लिए गंगा, हाँ नहा लिए। लेकिन बात यह है कि दोनों के लिए सम्मान गठबंधन है ना जरूरी होता है, और समुचित सम्मान अपने सहयोगियों को देना बेवजह की शिकायतों को कम कर देता है। तो कई बार होता है कि वो बेवजह की होती है शिकायतें, आप बात ही नहीं कर रहे। बजट में भी आपने देखा बिहार पर तो बहुत फोकस है सर। बिहार पर यार, बिहार तो अब इलेक्शन भी है, बिहार पर फोकस है। और जो बात हो रही है ना कि बिहार पर भारतीय जनता पार्टी उसको अपनी सरकार बनाने के लिए फोकस कर रही है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश कुमार जी को वो छोड़ना चाहती है या छोड़ रही है। छोड़ेगी नहीं वो उसको, लेकिन उनके साथ चलेगी। और मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी तो बहुत समझदार लोग हैं। एक ही शर्त पे हो सकता है कि नीतीश जी खुद रिटायरमेंट ले लें। हाँ, नीतीश जी सरकार में कोई और काम तो कर नहीं सकते, अब ले लेंगे। नहीं, वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे शिंदे जी की तरह से। तो वो तो यही हो सकता है कि वो फिर किसी के लिए कुर्सी छोड़ दें। चलिए अगर बात की बात है, पहले तो ये सरकार इनकी आती है कि नहीं आती, 8 महीने तो बने रहने दीजिए अभी मुख्यमंत्री। और देखिए कई बार होता क्या है ना कि भाजपा फोकस कर रही है, बजट में दिया वो सब अलग है, विरोधी बता के बिहार की जनता को बता रहे हैं कि आपके लिए बड़ा भाजपा ने किया, बजट में बहुत किया है, तो वो ज्यादा फोकस करवा दे रहे हैं। भाजपा तो कर ही रही है, उसको नवंबर का बिहार के विरोधी ये भी बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं नीतीश कुमार को कि आपकी पार्टी को खाने के चक्कर में अभी इंतजार कर रही है भाजपा। नहीं देखिए, ये तो ये एक ऐसी चीज है ना कि हर पार्टी को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर वो कमजोर रहेगी तो कोई न कोई तो उसका हिस्सा लेकर जाएगा ही जाएगा। अब अगर ये आप बात कर रहे हैं तो तुरंत ये बात लगे हाथ करनी चाहिए कि क्या कांग्रेस को कभी ये समझ में आएगा कौन कौन उसका हिस्सा खा गया है? ये कांग्रेस को समझ में आएगा क्या? क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि सब उतने बड़े बड़े रहे। अब मान लीजिए 70 की विधानसभा है, अगर अगली बार कांग्रेस कुछ मजबूत हो जाए तब ना आम आदमी पार्टी घटेगी। अगर कांग्रेस ऐसे ही कमजोर रहेगी तो फिर भाजपा और आम आदमी पार्टी का मुकाबला। दिल्ली में कांग्रेस उभरेगी कि नहीं उभरेगी अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद? राहुल जी सुधर जाएं तो कांग्रेस उभर जाए। ये भी दिल्ली के लिए, दिल्ली में कांग्रेस के लिए बड़ा मौका है, जिस बहुत बड़ा मौका है। तो कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। 7 सांसद आते हैं, 70 विधायक आते हैं, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश देखना चाहिए जहां से इतनी बड़ा राज्य, उसको बिहार देखना चाहिए, उसको बंगाल देखना चाहिए। दिल्ली छोड़ भी देगा तो बाकी राज्य में जहां कांग्रेस खत्म हो गई, कम से कम वहां फोकस कर ले। वो दिल्ली तो 7 सांसद है, क्या करने की कांग्रेस चिंता होगी। लेकिन यहाँ क्या है ना, यहां उसका पूरा आधार लेकर एक आदमी उसके सामने से निकल गया है, तो यहां आपकी नेशनल कैपिटल होने की वजह से है। और देखिए एक बात आप मानिए, बंगाल में ममता बनर्जी लेके चली गई, बात है, लेकिन वहां उन लोगों ने अपना आधार मजबूत किया। इनके पास कोई बेस वोट बैंक नहीं। और एक चीज समझिए, मैं बार बार इसको कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी चयन किया था, जो रणनीति बनाई थी, और जो उनके नेता लगा उनको पहले कि हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारे साथ है, बाद में वो दुखी हुए कि भैया हमको तो मैदान में लड़ा दिया और राहुल प्रियंका जी अपने अंदाज में चले गए। तो ये इससे बचना पड़ेगा। कांग्रेस को दिल्ली में अपनी जमीन मजबूत करनी ही। हार इतना सहजता से कांग्रेस स्वीकार करती है कि कांग्रेस की बैठक हुई, उसकी समीक्षा बैठक, मतलब कल उनकी बैठक इतनी बड़ी बैठक दिन भर चली, उनको इतना स्वीकार हो गया कि हम तो हारने के लिए हैं कि कल उन्होंने समीक्षा बैठक में हार की चर्चा भी नहीं की कि हम दिल्ली क्यों हारे। प्रभारी से पूछा भी नहीं, प्रदेश अध्यक्ष से पूछा भी नहीं कि हम दिल्ली क्यों। आप अभी खबर दे रहे थे कि कल बैठक में खड़गे जी ने कहा कि अब कोई चुनाव हारे तो प्रभारी की जिम्मेदारी होगी। हाँ, कल
खड़गे साहब ने बोला है कि अब पार्टी बहुत गंभीर हो गई है और किसी भी राज्य में अगर चुनाव हारेगी तो जो प्रभारी है उनके ऊपर कार्रवाई होगी और वो उनकी जिम्मेदारी तय होगी। तो अविनाश प्रभारी वैसे क्या कर लेता है? वही अविनाश खन्ना उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, आप क्या करोगे? उनको पद से ही हटाओगे ना। आप अभी कह रहे थे कि बड़े राज्य में, तो यूपी में नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, हर राज्य आप हरियाणा में विपक्ष का नेता नहीं बनाया अभी तक। अब दिल्ली में आप कह रहे हैं प्रभारी, उसके बाद होगा। सीरियसली कांग्रेस को क्रॉल बैक करना पड़ेगा, एक झटके में उसके पास कुछ आएगा, इसकी उम्मीद उसको भी नहीं होगी, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो। लेकिन वो हो सकता है शिवमंगल सिंह जी से ज्यादा प्रभावित हूँ कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। हाँ। तो वो उसपे सहज भू जैसे अबे जैसे बिहार में आपका अलायंस है, गठबंधन है जेडीयू आरजेडी के साथ, आपकी कांग्रेस इससे बेहतर समय नहीं हो सकता कांग्रेस बंगाल में ठीक करे ममता बनर्जी के साथ अपने रिश्ते ठीक करे। अरे कोई सारे लोगों को वहां नहीं जाना, बंगाल का बंगाल संगठन तैयार करेगा, दिल्ली का दिल्ली करेगा, उत्तर प्रदेश का नहीं, ममता जी के साथ आप जाओ ना, वहां गठबंधन क्यों नहीं हो सकता? आप ये नहीं, राहुल जी थोड़ा आगे का देखते हैं भाई, अभी सब जमीन पर लड़ रहे हैं, पैदल पे, वो चल पड़े हैं ड्रोन पे, तो थोड़ा फ्यूचर में देख रहे हैं। खड़गे साहब भी बैठक में हो सकता है आगे की राजनीति। खड़गे साहब भी बैठक में कहते हैं कि राहुल गांधी आप लोगों के लिए इतनी पदयात्रा करते हैं, आप लोग राहुल गांधी का संदेश जमीन पे नहीं पहुंचा पाते। अब खड़गे जी को कौन बताया कि राहुल गांधी की एक यात्रा से क्या मतदाता प्रभावित होगा? आपका संगठन ही नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सर एक बात क्लियर है, कांग्रेस पार्टी के पीछे लोग खड़े होने के लिए, एक वर्ग वोटर का खड़े होने के लिए तैयार है, लेकिन उसको ये भरोसा होना चाहिए खड़ा हुआ कि ये, लेकिन उसको ये भरोसा हो कि ये गेम में सीरियसली तो है, खड़ा हुआ, तभी आपने वोटर तैयार नहीं है कांग्रेस का, लेकिन उसको कोई खड़ा करने के लिए उस पर कोई भरोसा, उसका कोई अपना वोट क्यों बर्बाद करेगा? वो अगर उसको लगे कि हाँ कांग्रेस है, जान है, इसमें फाइट कर सकती है राज्य में, उसके पीछे लोग आएंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस के पास ही सबसे बड़ा एक वोट बैंक है, लेकिन बल्कि वो खुद निराश है कि भाई वो कहा जाए, उसका ट्रस्ट आप कैसे जीतेंगे? तो फिर भी ठीक है, कम से कम आपके नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो। चुनाव आते हैं और प्रदेश के कई बड़े नेता अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं कि पार्टी टिकट नहीं दे रहे चुनाव लड़ने के लिए। देखिए आज दिल्ली का दिन है, केजरीवाल जी की थोड़ी और बात करनी चाहिए। फिर एक खबर मुझे समीर जी ने दी कि अभिषेक मनु सिंघवी जी जो कि लॉयर हैं अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने कल जाकर के अरविंद जी से मुलाकात की है। क्या अरविंद केजरीवाल के सामने एक बहुत रियल थ्रेट है जल्द जेल यात्रा दोबारा होने का? निश्चित रूप से मुझे लग रहा है वो उनके पूरे लीगल मैटर, उनके अभिषेक मनु सिंघवी देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया का मैटर देख रहे हैं, उन्होंने मतलब बड़ी भूमिका निभाई है बेल दिलवाने में। और मुझे लग रहा है फिर वो गए होंगे कि केस की बात करने। कल बहुत देर रात उनकी मुलाकात हुई है, किसी केस के बारे में बात करने गए होंगे या चुनाव परिणामों के बाद अब क्या भविष्य की राजनीति होगी वो बात करने गए होंगे। हो सकता है कांग्रेस की कोई बात प्रस्ताव हो वो लेकर गए हो, क्योंकि आज वो कांग्रेस के बड़े नेता है, राज्यसभा सांसद है कांग्रेस अभिषेक मनु सिंघवी। तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में कैसे अरविंद केजरीवाल बने रहे या कैसे आगे हो सकता है, इस मामले में कोई चर्चा करने गए होंगे। अब ये बैठक हुई होगी, मुझे लग रहा है लीगल मैटर ज्यादा होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को डर है। बीजेपी को इस मामले में कोई तेजी दिखानी चाहिए या नहीं, इसे अवॉइड करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को गवर्नेंस, डिलीवरी, इस पर ध्यान देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के जो भी भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनका जो भी आप हवाला कह लीजिए, उनके मंत्रियों का जो कुछ है, उसको एजेंसी करे, वो एक जो प्रक्रिया होती है न्यायालय की प्रक्रिया में, उसमें चलता हुआ दिखे। वैसे तो आमतौर पर किस्से अंदर वाले समीर जी के पास होते हैं, लेकिन अनुमान हम लगा सकते हैं। हम तो अनुमान ही लगा सकते हैं, पता होता नहीं है। लेकिन आप सोचिए क्या कहा होगा कल सिंघवी जी ने केजरीवाल जी को। उन्होंने कहा होगा कि देखो भैया सब ठीक है, कहीं से जुगाड़ करके राज्यसभा ले लो, लीगल तो हम लड़ते रहेंगे, राज्यसभा सदस्य बन जाओगे थोड़ा आसानी हो, ये समझाया होगा। लेकिन अभिषेक जी को अब ठीक लग रहा होगा कि मैंने सही किया कि मैं एमपी खुद तो हो गए, खुद हो गया, वो आम आदमी पार्टी दबाव उधर नहीं, तो अब वो एमपी बनना भी मुश्किल होता। लेकिन एक मैंने वो लिस्ट देखी थी, ऑफिशियल लिस्ट थी, किसने, शायद भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज की थी या क्या था, दिल्ली सरकार में, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा दिल्ली सरकार का लीगल फीस के तौर पर अभिषेक जी को दिया गया था। अब तो ये भी तो, मतलब उसमें कोई चुनौती वाली बात नहीं है और कोई गलत भी नहीं है, उनकी लीगल फीस है जो अभिषेक जी। लेकिन अब केजरीवाल साहब वो वाला बजट जो है वो कैसे देंगे, क्योंकि अभिषेक जी बहुत विद्वत और बहुत बड़े वकील माने जाते हैं। सर ये अभिषेक जी जब लोकसभा में 50,000 रुपए की गड्डी उनकी टेबल पे आती है, वो तो कहते हैं मैं 500 रुपए लेके चलता हूँ, इनकम टैक्स देते हैं। लेकिन अभी आपने कहा जो ये राज्यसभा वाली बात आपने छेड़ दी, केजरीवाल जी के पास है विकल्प राज्यसभा जाने का? अब पंजाबी विकल्प बचा हुआ, अगर पंजाब से वो किसी का इस्तीफा करवा दे, दिल्ली में तो विधायक बचे नहीं आपके पास। बनाना चाहते किसी को नहीं, अब
हरभजन को कह सकते हैं, हरभजन सिंह फिर विदेश चले दबाव- जाएंगे, दबाव तो नहीं में कह सकते हैं। टूटने से बाकी ज्यादा जो खिसकने विधायक का है, डर। किसी से अगर राज्यसभा सांसद अगर इस्तीफा करवा दे, राघव चड्ढा इस्तीफा दे दे, तो हो सकता है चले जाए राघव चड्ढा से। हरभजन तो कुगली देते हैं, वैसे भी कुगली के मास्टर माने लेकिन जाएंगे जरूर, मुझे लग रहा है वो पंजाब से ही जा सकते हैं वो राज्यसभा पंजाब लेकिन जाएंगे, आप जाएंगे। समीर जी आप बदमाशी कर रहे हैं। मतलब आप फिर चाह रहे हैं कि राघव जी का जो रूटीन चेकअप बचा हुआ लंदन वाला वो फिर चले जाए 3-4 महीने के लिए। आप दबाव मत बनवाइए, रूटीन चेकअप थोड़ा देर में करेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स के लिए ये बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है या फुल स्टॉप, कुछ लोग कह रहे हैं? नहीं, फुल स्टॉप तो कुछ भी नहीं होता राजनीति में, स्पीड ब्रेकर है। और स्पीड ब्रेकर से कैसे आदमी निकलता है, वही उसकी लीडरशिप पर काम आता है चैलेंज के लिए। मैं किसी को भी राइट ऑफ नहीं करता, पॉलिटिशियन सब के सब जो है ना फिनिक्स होते हैं। सर, संगठन आधारित जो पार्टियां होती है उसमें फुल स्टॉप नहीं होता। इस तरह की जो पार्टियां होती है ऐसे ही बनती है और ऐसे ही लुप्त हो जाती है, क्योंकि इनकी कोई विचारधारा नहीं है ना। किस विचारधारा में अरविंद कौन केजरीवाल सी आते पार्टी हैं? लुप्त हुई बताइए? बहुत हो गए, मैं आप देखिए नाम ही लेता हूं असम में जिसको- देख लीजिए, असम गण परिषद, असम गण आसू परिषद से को देख AGP लीजिए, वो बनी लुप्त हो गई इसके अंदर। और क्या शानदार जनता दल जो बहुमत। 1977 में बनी थी, 2.5 साल के अंदर केंद्र में सरकार चली जाती है और सब रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, और AGP जितने से तो लोग थे, तुलना सब भी हो अलग चले जाते सकती हैं। है। AGP से तुलना हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल। असम गण परिषद क्या हुआ था, उसके प्रफुल्ल कुमार नेताओं पर मोहंतो- चरित्रहीनता के आरोप लगे थे, उसके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जो जिसको पाया उसको निकाल दिया। असम गण परिषद 2 हिस्सों में बट गई थी, जिसकी ताकत हुई दूसरे वालों को एकदम पैदल कर दिया। ठीक वही सब कुछ इसमें भी देखने को मिला, लेकिन चूंकि इसमें एक मूवमेंट इस तरह का था, जो एक छोटा सा राज्य था, मध्य वर्ग यहां बहुत ज्यादा था, उसको लगता था कि अरविंद जी हमारे लिए कुछ चमत्कार कर रहे हैं, ईमानदार आदमी है, वो अब जाकर टूटा है। मैं भी मानता हूं कि अरविंद के लिए रिवर्स होना बहुत कठिन है। AGP की राह पर ये चलती हुई दिख रही है, मैं पहले से कहता रहा हूं ये, लेकिन अब लगता है कि वो ज्यादा मुश्किल है कि वो लौट कर आ पाए। नहीं, लेकिन अभी विचारधारा अभी महत्वपूर्ण होता सत्ता पूरी तरीके से गई नहीं है। पंजाब है उनके पास, नहीं देखिए, बड़ा राज्य है। मैं यही कह रहा हूं, पंजाब है, लेकिन किसी राज्य में सत्ता से नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए एनसीपी का कहीं पूर्वोत्तर में बन जाते हैं, पूरे की पूरी पार्टी शिफ्ट कर जाती है। आप समझिए ना, सेंट्रल लीडरशिप आपकी नहीं होगी तो पूरी, इंदिरा जी के समय में तो कांग्रेस इधर से उधर शिफ्ट हो जाया करती थी, जिसको वो चाहती थी, पता चला एक वाला इधर रह गया जो असली कांग्रेस थी, बाकी इंदिरा जी के साथ चले गए। तो ताकत सेंट्रल हाई कमांड के पास जहां होती है। भगवंत मान अभी आपको पंजाब के मुख्यमंत्री, और मैं बार बार कहता हूं भाई, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पंजाब बन जाए तो क्या दिक्कत है, आप ही रहेगी। नहीं, उनको जिस दिन ये लगेगा कि हमारे ऊपर ज्यादा दबाव, तो आप बन जाएगी आम आदमी पंजाब। अब बहुजन समाज पार्टी क्या वापस आ सकती है? क्या किस स्टेज पे चले गई है मायावती की? इसमें वैसी स्थिति होने वाली है। अकाली दल की क्या स्थिति हो गई है थोड़ा पंजाब के जल्दी अंदर? नहीं लगता आपको ये? It's too early to नहीं नहीं सर, केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते हैं, कोई और आप संगठन और तो जब विचारधारा कह रहे थोड़ी है, हैं बीएसपी तो विचारधारा कोई वाली संघर्ष बनी हुई है। पार्टी नहीं है। अकाली दल विचारधारा वाली पार्टी है, ऐसा नहीं है ना। वो जो लेकिन पार्टियां खत्म हो राइट ऑफ गई- कर देना किसी भी एक चुनाव right में, of- मुझे नहीं लगता कि कोई राइट ऑफ कर दिया सर, जाए। ब्रेक का वक्त हो गया, फिर आगे और ये मुश्किल दिलचस्प जरूर है बातचीत जो है सफर, जारी रहेगी। मुश्किल जरूर है सफर उनके लिए।